Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. दोस्तों सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय में गहराई से उतरने वाले हैं। नमस्कार। हम मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की सिर्फ रूपरेखा नहीं देखेंगे, बल्कि उनकी नींव, उनकी व्यवस्था, उनके शासकों की सोच और उनके दौर के समाज को समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल ठोस तरीके से, जैसा यूपीएससी पूछता है। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का आधार है विश्व इतिहास की जानी मानी किताब वर्ल्ड हिस्ट्री पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन का चैप्टर 7 सेक्शन 1। अच्छा। और हमारा लक्ष्य है इस स्रोत में दी गई हर जानकारी को पूरी बारीकी से समझना, ताकि मौर्य और गुप्त साम्राज्यों पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके, खासकर यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के नजरिए से। हाँ, क्योंकि सिर्फ घटनाओं को रटना काफी नहीं है, उनके पीछे के कारण, परिणाम और महत्व को समझना ज्यादा जरूरी है। सही कहा। तो हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से शुरू करेंगे, देखेंगे कौटिल्य की नीतियां क्या थीं, फिर अशोक के धम्म की बात करेंगे, उसके बाद के उथल पुथल भरे दौर को समझेंगे और अंत में गुप्त वंश के उदय और उनके स्वर्ण युग पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, स्रोत में जो भी है हम उसे कवर करेंगे, कोई पहलू छूटेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है भारत के पहले संगठित और विशाल साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना से। हाँ, स्रोत के अनुसार इसका श्रेय जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को और समय है लगभग 321 ईसा पूर्व, मतलब 321 बीसी। और ये 321 बीसी का समय अहम है ना? इसका एक खास संदर्भ है जहां तक मुझे याद है। हाँ, बिल्कुल। ये वो समय था जब सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्सों से होकर गुजरा था। हाँ। और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके जाने के बाद उसका विशाल साम्राज्य बिखर रहा था, जिससे उत्तर पश्चिम भारत और आसपास के क्षेत्रों में एक तरह की शक्ति शून्यता यानी पावर वैक्यूम की स्थिति बन गई थी। अच्छा, तो इस राजनीतिक खालीपन का फायदा चंद्रगुप्त ने उठाया, एक अवसर देखा उन्होंने। सही। उन्होंने इसी मौके का लाभ उठाया और सबसे पहले मगध राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। मगध, जो पहले से ही काफी शक्तिशाली था। हाँ, मगध जो गंगा के मैदान में स्थित था, पहले से ही एक शक्तिशाली, समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य था। इसने चंद्रगुप्त को विस्तार के लिए एक मजबूत आधार और जरूरी संसाधन दिए। और मगध पर कब्जा करने के बाद वो रुके नहीं। स्रोत बताता है कि उनका सामना एक बड़ी बाहरी शक्ति से भी हुआ। हाँ, सेल्यूकस प्रथम निकेटर से। सेल्यूकस आई निकेटर। हाँ। ये सिकंदर का सेनापति था, है ना? हाँ, सेल्यूकस सिकंदर का ही एक सेनापति था, जिसे सिकंदर के साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा यानी सीरिया, फारस और भारत से सटे इलाके विरासत में मिले थे। चंद्रगुप्त का सेल्यूकस के साथ संघर्ष हुआ। इसका मतलब चंद्रगुप्त सिर्फ स्थानीय राजाओं से नहीं निपट रहे थे, बल्कि सिकंदर की दुनिया के वारिसों से सीधे टक्कर ले रहे थे। बिल्कुल। और इस संघर्ष में चंद्रगुप्त की जीत या कह लें मजबूत स्थिति ने उन्हें एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर दिया। तो इन जीतों के बाद? हाँ, इन जीतों के बाद मगध पर विजय और सेल्यूकस से सफलतापूर्वक निपटना, एक विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। ऐसा एकीकरण इस पैमाने पर पहले नहीं देखा गया था। जाहिर है इसके लिए जबरदस्त सैन्य क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ी होगी। यकीनन। लेकिन इतनी बड़ी सत्ता को बनाए रखने का दबाव भी बहुत रहा होगा। क्या स्रोत उनके निजी जीवन और सुरक्षा उपायों के बारे में कुछ बताता है कि वो कैसे रहते थे? हाँ, और ये काफी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क थे। शायद हत्या के प्रयासों का डर उन्हें हमेशा सताता रहता था। अच्छा। विवरण बताते हैं कि वो जहर दिए जाने से बचने के लिए अपने सेवकों से पहले अपना भोजन चखवाते थे। सोचिए जरा, दरबार का माहौल कैसा रहता होगा, लगातार शक और खतरा। बिल्कुल। और दूसरी बात, वो कभी भी लगातार 2 रातें एक ही कमरे में नहीं सोते थे। क्यों? ताकि किसी संभावित हत्यारे के लिए उनका पता लगाना मुश्किल हो जाए। ये छोटी छोटी बातें उस दौर में सत्ता संभालने के जोखिमों और शासक के मनोविज्ञान पर रोशनी डालती हैं। डर शायद उनका निरंतर साथी रहा होगा। तो विजय और सतर्कता से साम्राज्य तो खड़ा हो गया,
लेकिन इसे चलाया कैसे जाता था? यहाँ कौटिल्य का जिक्र आता है ना? हाँ, उनके सलाहकार कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, उनका प्रभाव मौर्य राज्य की सबसे स्थायी विरासतों में से एक माना जा सकता है और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ये तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जाना पहचाना नाम है। ये किताब असल में किस बारे में है? क्या ये सिर्फ अर्थव्यवस्था पर है? नहीं। अर्थशास्त्र मूल रूप से शासन कला, राजनीतिक विज्ञान और शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के तरीकों पर एक व्यवहारिक गाइड है। स्रोत इसे कठोर सोच मतलब टफ माइंडेड नीतियों वाला ग्रंथ बताता है। अच्छा, कठोर सोच। हाँ, ये अपनी व्यावहारिकता, अपने प्रैग्मैटिज्म के लिए जाना जाता है, जो कई बार क्रूरता की हद तक चली जाती है। इसका मूल सिद्धांत है कि राज्य का अस्तित्व और उसकी समृद्धि सर्वोपरि है और इसके लिए लगभग किसी भी साधन का उपयोग जायज है, जिसे हम कह सकते हैं प्योर रियल पॉलिटिक। प्योर विल पॉलिटिक यानी शुद्ध यथार्थवादी राजनीति, जहां नैतिकता से ज्यादा राज्य का हित मायने रखता है। बिल्कुल। तो व्यवहार में ये नीतियां कैसी दिखती थी? कौटिल्य के तरीके क्या थे साम्राज्य चलाने के? एक प्रमुख तरीका था जासूसी का व्यापक इस्तेमाल। कौटिल्य ने पूरे साम्राज्य में जासूसों का एक विशाल नेटवर्क बनाने की सलाह दी। जासूस किस लिए? ये जासूस न केवल बाहरी खतरों की जानकारी देते थे, बल्कि आंतरिक रूप से अधिकारियों और आम लोगों पर भी नजर रखते थे, उनकी वफादारी पर रखते थे और किसी भी असंतोष को पनपने से पहले ही कुचल देते थे। ये सूचना और भय के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखने की रणनीति थी। यानी एक तरह का सर्वेलेंस स्टेट, सुरक्षा और स्थिरता सबसे ऊपर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या पारंपरिक नैतिकता से भी बढ़कर। हाँ, उस नजरिए से तो यही लगता है। और इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सिर्फ जासूस काफी नहीं थे। हाँ, व्यवस्था भी चाहिए। बिल्कुल, एक सुसंगठित नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी की भी जरूरत थी। कौटिल्य ने एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। साम्राज्य को 4 प्रांतों 4 प्रोविंसेस में बांटा गया था। और इन प्रांतों का मुखिया कौन होता था? कोई गवर्नर? स्रोत के अनुसार हर प्रांत का प्रमुख एक शाही राजकुमार, रॉयल प्रिंस होता था। अच्छा, राजकुमार तो सत्ता परिवार में ही रखी। हाँ, ये एक क्लासिक शाही रणनीति है, ताकि वफादारी सीधे सिंहासन के प्रति सुनिश्चित हो और शक्तिशाली गवर्नर केंद्र से दूर अपनी स्वतंत्र सत्ता न स्थापित कर सकें। समझ गई। और प्रांतों के नीचे भी इकाइयां थी, जिलों जैसी? हाँ, प्रांतों को स्थानीय जिलों, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया था। इससे प्रशासन की पहुंच गांव स्तर तक हो जाती थी, जो टैक्स वसूलने, खासकर कृषि कर और कानून लागू करने के लिए बहुत जरूरी था। तो एक स्पष्ट पदानुक्रम, एक हायरार्की थी। बिल्कुल। सम्राट, राजकुमार प्रांतों में, अधिकारी स्थानीय जिलों में। ये पूरी व्यवस्था नियंत्रण और संसाधन जुटाने के लिए डिजाइन की गई थी, ताकि सेना और वो जो कड़े सुरक्षा उपाय थे उनका खर्च उठाया जा सके। तो ये थी मौर्य प्रशासन की तस्वीर, केंद्रीकृत, नौकरशाही पर आधारित और कड़ी निगरानी वाला। अब बात करते हैं साम्राज्य के दिल की, यानी राजधानी पाटलिपुत्र की। पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, मौर्य शक्ति का भव्य प्रतीक थी। और दिलचस्प बात यह है कि हमें इसका एक जीवंत विवरण मौर्य दस्तावेजों से ज्यादा एक यूनानी पर्यवेक्षक से मिलता है, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज, ये वही राजदूत थे जिन्हें सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। बिल्कुल वही। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र में काफी समय बिताया और जो देखा उसका वर्णन किया। हालांकि यात्रियों की कहानियों की तरह इसमें थोड़ी अतिशोक्ति हो सकती है। हाँ, वो तो होता ही है। लेकिन उनके विवरण एक विशाल, प्रभावशाली और मजबूत किलेबंदी वाले शहर की तस्वीर पेश करते हैं। ऊंची दीवारें, बुर्ज, गहरी खाई, एक फलता फूलता सुव्यवस्थित महानगर। तो मेगास्थनीज के विवरण ने बाहरी दुनिया, खासकर यूनानी राज्यों को मौर्य साम्राज्य की ताकत और संगठन का यकीन दिलाया होगा। निश्चित रूप से ये दिखाया कि ये कोई छोटी मोटी क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक बड़ी शाही ताकत है जिसकी राजधानी भी उतनी ही भव्य है। बिल्कुल। अब चंद्रगुप्त के बाद मौर्य कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है, उनके पोते अशोक के साथ। अशोक का शासन दर्शन अपने दादा से बिल्कुल अलग नजर आता है ना? हाँ, अशोक एक ऐसा नाम है जो भारतीय इतिहास में एक खास जगह रखता है और स्रोत बताता है कि उन्हें विरासत में एक शक्तिशाली सैन्यवादी और केंद्रीकृत साम्राज्य मिला था और शुरू में वो अपने दादा के रास्ते पर ही चले। सही कहा। स्रोत पुष्टि करता है कि उनका शुरुआती शासन युद्ध प्रिय, वॉर-लाइक था। उन्होंने सैन्य अभियानों के जरिए मौर्य साम्राज्य का और विस्तार करने की कोशिश की, लेकिन फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग, जो आज के ओडिशा के पास पूर्वी तट पर स्थित एक समृद्ध राज्य था, उसने मौर्य सत्ता का विरोध किया।
अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की। युद्ध में मौर्यों की जीत तो हुई, लेकिन कीमत बहुत भारी जी, चुकानी पड़ी। बहुत भयानक कीमत। स्रोत इस युद्ध के लिए स्लॉटर, नरसंहार शब्द का इस्तेमाल करता है। लाखों लोग मारे गए या बंदी बनाए गए या बाद में बीमारी और अकाल से मर गए। अरे बाप रे, स्लॉटर शब्द का इस्तेमाल मतलब बहुत ही भयानक रहा होगा कलिंग युद्ध। और कहा जाता है कि अशोक ने युद्ध भूमि का मंजर खुद देखा था। ऐसा माना जाता है। अपने ही अभियान से हुई इस भयानक तबाही और पीड़ा को देखकर अशोक को गहरा आघात लगा। ये उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़, एक पूर्ण नैतिक हिसाब किताब, मॉरल रेकनिंग साबित हुआ। कलिंग युद्ध ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। और इसी के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। हाँ, हिंसा से इतने विचलित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। लेकिन ये सिर्फ उनकी निजी आस्था तक सीमित नहीं रहा। नहीं, ये उनकी सार्वजनिक नीति बन गया। सम्राट के रूप में उनकी भूमिका को देखने का एक नया नजरिया बन गया। उन्होंने कौटिल्य की कठोर यथार्थवादी राजनीति को बौद्ध सिद्धांतों से बदलने की कोशिश की। किन सिद्धांतों से? अहिंसा। मुख्य रूप से अहिंसा। अहिंसा यानी गैर हिंसा, और धम्म, धर्म का एक व्यापक आदर्श। स्रोत खासतौर पर उल्लेख करता है कि उन्होंने सभी प्राणियों के लिए शांति, पीस टू ऑल बीइंग्स के सिद्धांत को अपनाया। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बिल्कुल कह सकते हैं 180 डिग्री का मोड़ था। लेकिन एक विशाल साम्राज्य जो विजय पर बना हो, उसे अहिंसा और शांति के सिद्धांतों पर चलाना कितना व्यावहारिक था? ये तो एक बड़ी चुनौती रही होगी। संतुलन बनाना मुश्किल नहीं हुआ होगा। ये उनके शासनकाल का सबसे दिलचस्प पहलू है। एक तरफ साम्राज्य चलाने की व्यवहारिक जरूरतें, कौटिल्य वाले तरीके, और दूसरी तरफ बुद्ध के नैतिक उपदेश, दया, करुणा, अहिंसा। इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। तो उन्होंने असल में क्या किया? क्या सेना भंग कर दी? नहीं, इतनी दूर तक वो नहीं गए। स्रोत बताता है कि उन्होंने रक्षा के लिए सेना बनाए रखी। शायद वो जमीनी हकीकत, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को समझते थे। अच्छा। लेकिन उन्होंने प्रशासन के तौर तरीकों और उसके लक्ष्य को मौलिक रूप से बदल दिया। दादा की कठोर नीतियों को नरम किया। जासूसों के नेटवर्क पर निर्भर रहने के बजाय जो भय से वफादारी सुनिश्चित करते थे, उन्होंने विशेष अधिकारी नियुक्त किए। हाँ, उन्हें धम्म महामात्र कहते थे ना? बिल्कुल, धम्म महामात्र। इनका काम था प्रजा के कल्याण का ध्यान रखना, न्याय, निष्पक्षता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देना। तो आप कह रहे हैं कि शासन का फोकस निगरानी और दंड से हटकर कल्याण और नैतिक मार्गदर्शन की ओर हो गया। हाँ, बिल्कुल। ये राज्य के उद्देश्य में एक रेडिकल बदलाव था। सिर्फ सत्ता बनाए रखने से आगे बढ़कर लोगों की भलाई और नैतिक सिद्धांतों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव था। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य में अपने इस नए दर्शन, अपनी नई नीतियों का प्रचार उन्होंने कैसे किया? लोगों तक कैसे पहुंचाया? इसके लिए अशोक ने एक बहुत ही अनोखा और स्थायी तरीका अपनाया। उनके प्रसिद्ध शिलालेख, रॉक एडिक्ट्स। हाँ, अशोक के स्तंभों और शिलालेखों के बारे में तो हमने पढ़ा है, बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे लेख। हाँ, उन्होंने अपनी घोषणाओं और उपदेशों को बड़े बड़े पत्थर के स्तंभों और चिकनी चट्टानों पर खुदवाया। इन्हें कहाँ लगवाया गया था? कहीं भी नहीं, इन्हें सोच समझकर पूरे साम्राज्य ने महत्वपूर्ण स्थानों पर लगवाया गया, व्यापार मार्गों पर, शहरों के पास, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें देख और पढ़ सकें। ये एक तरह से स्थायी सार्वजनिक घोषणाएं थीं। राज्य का आधिकारिक संचार माध्यम? बिल्कुल, जो सीधे जनता तक उनकी बात पहुंचाता था। सोचिए, ये पत्थर में खुदा हुआ एक प्राचीन जनसंपर्क अभियान, एक पीआर कैंपेन था। इन शिलालेखों पर मुख्य संदेश क्या होते थे? क्या सिर्फ बौद्ध धर्म के उपदेश? नहीं, सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं। एक प्रमुख संदेश था धार्मिक सहिष्णुता का, रिलीजियस टॉलरेशन का। अच्छा। स्रोत स्पष्ट करता है कि अशोक ने अलग अलग धर्मों और विश्वासों को मानने वाले लोगों के प्रति सहनशीलता रखने की बात कही। उस समय मौर्य साम्राज्य में हिंदू, जैन, आजीवक और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे। ऐसे में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और टकराव रोकने के लिए ये सहिष्णुता बहुत जरूरी थी। ये बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित एक व्यवहारिक नीति भी थी। ये तो उस जमाने के हिसाब से काफी प्रगतिशील सोच लगती है। और क्या संदेश थे? उन्होंने न्यायपूर्ण और दयालु शासन का वादा किया। सभी प्रजाजनों, यहाँ तक कि कुछ शिलालेखों में जानवरों के प्रति भी उचित और मानवीय व्यवहार की गारंटी दी। पशुवध को सीमित करने, लोगों और पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था करने, प्रजा के प्रति एक पिता की तरह व्यवहार करने की बात कही। तो शासक की छवि बदली उन्होंने। एक कठोर विजेता से
एक परोपकारी संरक्षक की। बिल्कुल। क्या उन्होंने सिर्फ उपदेश दिए या कुछ ठोस काम भी किए, सड़कें, कुएं वगैरह? नहीं, उन्होंने अपनी बातों को कामों से भी साबित किया। स्रोत बताता है कि उन्होंने सड़कें बनवाई। हाँ, सड़कें तो साम्राज्य के लिए जरूरी है। बिल्कुल। संचार, व्यापार, सेना की आवाजाही और अधिकारियों, जिनमें धम्म महामात्र भी शामिल थे, उनके लिए जरूरी थीं। उन्होंने साम्राज्य को भौतिक रूप से जोड़ने का काम किया। और कुओं का भी जिक्र है शायद। हाँ, उन्होंने जगह जगह कुएं खुदवाए ताकि लोगों को पीने का साफ पानी मिल सके, जो खासकर कृषि प्रधान समाज में एक बुनियादी जरूरत थी। ये सिर्फ दिखावे के काम नहीं थे, बल्कि आम लोगों का जीवन बेहतर बनाने के व्यवहारिक उपाय थे। कल्याण सिर्फ एक नीति नहीं थी, उसे जमीन पर उतारा गया था। अशोक का प्रभाव क्या सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा या बाहर भी फैला? नहीं, बौद्ध धर्म के प्रति उनकी निष्ठा भारत की सीमाओं से भी आगे गई। उन्होंने बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए विदेशों में, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका में धर्म प्रचारक मिशनरीज भेजे। अच्छा, मिशनरीज भी भेजे। हाँ, इस काम ने बौद्ध धर्म को एक भारतीय धर्म से एक प्रमुख विश्व धर्म बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अशोक का प्रभाव वास्तव में वैश्विक और स्थायी था। अशोक का शासनकाल वाकई एक असाधारण दौर लगता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि महान नेताओं के जाने के बाद उनके बनाए सिस्टम बिखर जाते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद क्या हुआ? क्या साम्राज्य वैसे ही बना रहा? नहीं, बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा आप कह रही हैं। स्रोत बताता है कि अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की एकता ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। एक उथल-पुथल, टर्मोइल का दौर शुरू हुआ। जो मजबूत केंद्रीय सत्ता अशोक के समय थी, वो तेजी से कमजोर पड़ गई। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या अशोक का कल्याणकारी मॉडल टिकाऊ नहीं था या कोई और वजह थी? कहना मुश्किल है। कई कारण हो सकते हैं। शायद अशोक जैसी मजबूत और नैतिक रूप से प्रतिबद्ध शख्सियत के बिना वो केंद्रीयकृत ढांचा चल नहीं पाया, या शायद कौटिल्य का भय आधारित नियंत्रण खत्म होने और बौद्ध नैतिकता का बंधन अभी पूरे विविध साम्राज्यों में उतना मजबूत न होने के कारण क्षेत्रीय शक्तियां फिर से सिर उठाने लगी। कई फैक्टर्स हो सकते हैं। तो साम्राज्य टूटने लगा। फ्रैगमेंटेशन। हाँ, विखंडन, फ्रैगमेंटेशन शुरू हो गया। कई क्षेत्रीय राज्य उभरकर सामने आए। स्रोत खास तौर पर दक्कन के पठार, डेक्कन प्लेटो, यानी मध्य और दक्षिणी भारत में आंध्र वंश, जिसे सातवाहन वंश भी कहते हैं, के शक्तिशाली होने का उल्लेख करता है। ये तो हुई अंदरूनी बात। बाहरी सीमाओं का क्या हुआ? उत्तर पश्चिम का। केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से उत्तर पश्चिमी सीमाएं, NW फ्रंटियर्स, फिर से असुरक्षित और भेद्य पोरस हो गईं। स्रोत बताता है कि इस दौर में विदेशी समूहों का भारत में आना काफी बढ़ गया। कौन थे ये लोग? यूनानी, शक? इनमें मुख्य रूप से यूनानी, ग्रीक्स, बैक्ट्रियंस, जो सिकंदर के उत्तराधिकारियों के वंशज थे, फारसी, पर्शियंस, पार्थियंस, और मध्य एशिया के कई समूह जैसे शक, शाकास, सिथियंस शामिल थे। तो ये हमले थे या प्रवासन? ये कोई एक बड़ा आक्रमण नहीं था, बल्कि कई सदियों तक चले प्रवासन, हमले और बसने की एक मिलीजुली प्रक्रिया थी। लहरों में आते रहे ये लोग। ये तो राजनीतिक अस्थिरता का दौर रहा होगा, लेकिन शायद सांस्कृतिक रूप से काफी हलचल हुई होगी जब इतने अलग अलग समूह आ रहे थे। बिल्कुल सही। राजनीतिक रूप से भले ही ये अस्थिर दौर था, लेकिन विखंडन और विदेशी समूहों के आने जाने से जबरदस्त सांस्कृतिक मिश्रण, कल्चरल ब्लेंडिंग हुआ, खासकर उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में। मतलब विचारों का आदान प्रदान? हाँ, अलग अलग परंपराएं, भाषाएं, कला शैलियां, धार्मिक विचार सब आपस में घुलने मिलने लगे। यानी राजनीतिक उथल-पुथल ने सांस्कृतिक गतिशीलता को जन्म दिया। हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि इसी उथल-पुथल के दौर में कला, साहित्य और विज्ञान में नए विचारों का उदय हुआ, जैसे गांधार कला, गांधारा आर्ट। हाँ, जिसमें बौद्ध मूर्तियों पर यूनानी रोमन प्रभाव दिखता है। बिल्कुल। तो ये अराजक दौर भले ही था, लेकिन इसने भविष्य के विकास, खासकर गुप्त काल के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी। इसने सांस्कृतिक बर्तन को अच्छी तरह हिला दिया था, स्टर कर दिया था। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के पतन और इस उथल-पुथल भरे दौर के बाद धीरे धीरे फिर से एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, एक नई शक्ति उभरती है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि इस नए एकीकरण का केंद्र भी वही पुराना इलाका बनता है, मगध। अच्छा, फिर से मगध। हाँ, यहीं पर एक नया राजवंश उभरता है, गुप्त वंश। ये दिखाता है कि गंगा घाटी का इलाका रणनीतिक और आर्थिक रूप से कितना महत्वपूर्ण बना रहा। इतिहास खुद को दोहराता है ना? सही कहा। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? स्रोत के अनुसार पहले महत्वपूर्ण शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम,
ध्यान रहे इनका मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से कोई संबंध नहीं था। हाँ, ये बहुत जरूरी है याद रखना। अलग वंश, अलग युग, बस नाम एक जैसा है जिससे कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। समझ गया। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम सत्ता में कैसे आए? क्या ये भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह विजय से आए थे? स्रोत यहाँ एक अलग तरीका बताता है। हालांकि उन्होंने सैन्य शक्ति का भी इस्तेमाल किया होगा, लेकिन उनके उदय में एक बड़ा कारक था उनका एक शक्तिशाली स्थानीय शाही परिवार लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह। अच्छा, तो यहाँ ब्रूट फोर्स के साथ साथ कूटनीति और गठबंधन का भी इस्तेमाल हुआ, विवाह संबंध। बिल्कुल, ये एक रणनीतिक विवाह था जिसने उन्हें वैधता, क्षेत्र और संसाधन दिए। इससे उन्हें अपना शासन मजबूत करने और गुप्त साम्राज्य की नींव रखने में मदद मिली। ये शायद मौर्यों की तुलना में एक कम सैन्यवादी शुरुआत का संकेत देता है। और सत्ता मजबूत होने के बाद क्या उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की, कोई उपाधि ली? हाँ, उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज मतलब? महान राजाओं के राजा। ये साफ संकेत था कि वो सिर्फ एक स्थानीय शासक नहीं बल्कि एक सम्राट बनना चाहते थे दूसरे राजाओं के ऊपर। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत की कोई निश्चित तारीख मिलती है? स्रोत क्या कहता है? हाँ, स्रोत 320 ईस्वी 8320 का समय बताता है। इसे आमतौर पर गुप्त युग की शुरुआत माना जाता है। ये मौर्यों के पतन के बाद चले लंबे उथल-पुथल के दौर के अंत और एक नए शाही युग की शुरुआत का प्रतीक है। और दोस्तों, ये तारीखें यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। जब हम इन महान सम्राटों और साम्राज्यों की बात कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि उस समय आम लोगों का जीवन कैसा था। क्या सब शहरों में रहते थे या नहीं। स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करता है। चाहे मौर्य काल हो या गुप्त काल, भारत की अधिकांश आबादी छोटे गांवों में रहने वाले किसान थे। अच्छा, मतलब कृषि ही मुख्य आधार था। हाँ, अर्थव्यवस्था और समाज का आधार मुख्य रूप से कृषि ही था। गांव का जीवन ही सामान्य जीवन था। और क्या पूरे भारत में पारिवारिक संरचना एक जैसी थी? मतलब पिता ही मुखिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भिन्नता बताता है, खासकर परिवार के वंश और अधिकार को लेकर। उत्तरी भारत में पारिवारिक संरचना ज्यादातर पितृसत्तात्मक पैट्रियार्कल थी। पितृसत्तात्मक यानी पिता या पुरुष प्रधान? हाँ, मतलब परिवार का मुखिया पुरुष होता था और वंश तथा संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता था। आमतौर पर घर का सबसे बड़ा पुरुष ही मुखिया होता था। लेकिन दक्षिण भारत में स्थिति अलग थी। हाँ, स्रोत बताता है कि दक्षिण भारत में खासकर कुछ तमिल समूहों तमिल ग्रुप्स में मात्र सत्तात्मक मैट्रियार्कल व्यवस्था भी प्रचलित थी। मात्र सत्तात्मक मैट्रियार्कल मतलब माता या स्त्री प्रधान, वंश और संपत्ति माँ से बेटी को मिलती थी। हाँ, कुछ मामलों में ऐसा होता था। संपत्ति माँ से बेटी को जा सकती थी और कभी-कभी परिवार की मुखिया प्रभावी रूप से सबसे बड़ी महिला होती थी या फिर उसके भाई का उसके परिवार में महत्वपूर्ण अधिकार होता था। ये सामाजिक संगठन में एक बुनियादी अंतर है। ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब बड़े-बड़े साम्राज्य भले ही राजनीतिक एकता ले आए हों, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर जैसे परिवार संरचना काफी विविधता बनी रही। भारत कभी भी एक रूप मोनोलिथिक नहीं था। बिल्कुल, ये विविधता ही भारत की पहचान रही है, तब भी और आज भी। चलिए अब वापस गुप्त वंश पर आते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 320 ईस्वी में नींव रखी। उनके बाद कौन आया? उनके बेटे। हाँ, उनके पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, इनका नाम तो विजय अभियानों से जुड़ा है। बिल्कुल, अगर चंद्रगुप्त प्रथम ने साम्राज्य को जोड़ा तो समुद्रगुप्त ने उसका विस्तार किया। स्रोत उन्हें मुख्य रूप से एक योद्धा राजा के रूप में दिखाता है, जिन्होंने विजय अभियानों के जरिए गुप्त साम्राज्य के क्षेत्र को काफी बढ़ाया। कहाँ? उन्होंने उत्तरी और मध्य भारत में बड़े अभियान चलाए और दूर के शासकों से भी श्रद्धांजलि प्राप्त की। तो गुप्त स्वर्ण युग जिसकी हम बात करते हैं, उसकी नींव में सैन्य सफलता भी थी। समुद्रगुप्त ने वो आधार तैयार किया। हाँ, बिल्कुल, समुद्रगुप्त ने ही गुप्त साम्राज्य को वो विशाल आकार और शक्ति प्रदान की जिस पर आगे चलकर स्वर्ण युग का निर्माण हुआ। समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का शिखर किसके समय आया? आमतौर पर उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त II के शासनकाल को गुप्त शक्ति और संस्कृति का शिखर, हाई पॉइंट माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य भी कहते हैं ना इन्हें। इनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी? क्या वो भी एक योद्धा राजा थे? उन्होंने महत्वपूर्ण सैन्य सफलता हासिल की। स्रोत खास तौर पर शकों, शाकाज पर उनकी निर्णायक जीत का उल्लेख करता है। हाँ, शक
वो मध्य एशियाई समूह जो पश्चिमी भारत में जम गए थे। हाँ, वही। शकों को हराना बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्या मिला इससे? क्योंकि इससे पश्चिमी तट के इलाके जहां महत्वपूर्ण बंदरगाह थे और भूमध्य सागर व मध्य पूर्व के साथ व्यापार होता था, सीधे गुप्त नियंत्रण में आ गए। अच्छा, व्यापार मार्ग खुल गए। हाँ, इससे साम्राज्य की संपत्ति और संसाधनों में भारी इजाफा हुआ। व्यापार पर नियंत्रण हमेशा से शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। सही कहा। क्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने सिर्फ युद्ध का ही सहारा लिया या कूटनीति भी? नहीं, स्रोत बताता है कि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीकों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त प्रथम की तरह ही दूसरे क्षेत्रीय शासकों के साथ बातचीत, निगोसिएशन और रणनीतिक विवाह गठबंधनों, स्ट्रेटेजिक मैरिज अलायंसेस के जरिए भी साम्राज्य को मजबूत किया। अच्छा, विवाह संबंध इन्होंने भी बनाए? हाँ, बिना लगातार युद्ध के गुप्त प्रभाव को बढ़ाया। लगता है वो युद्ध और कूटनीति दोनों में माहिर थे। तो इन पहले 3 शासकों चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल ही है जिसे हम गुप्त स्वर्ण युग, गुप्ता गोल्डन एज कहते हैं। हाँ, मोटे तौर पर इनका शासनकाल लगभग 320 ईस्वी से 415 ईस्वी तक उत्तरी भारत में सापेक्षिक शांति, स्थिरता और समृद्धि का काल था। और इसी स्थिरता ने कला, साहित्य और विज्ञान के विकास को संभव बनाया। बिल्कुल, इसी स्थिरता ने उन नए विचारों को पनपने दिया जिनके बीज शायद पहले के उथल-पुथल वाले दौर में बोए जा चुके थे। और अक्सर इन क्षेत्रों को शाही संरक्षण, इंपीरियल पैट्रोनेज भी मिला। तो इस स्वर्ण युग की खास बातें क्या थीं? किन क्षेत्रों में विकास हुआ जिसका जिक्र स्रोत करता है? साहित्य, लिटरेचर में ये संस्कृत नाटक और कविता का चरम काल था। महाकवि कालिदास, जिन्हें भारत के शेक्सपियर भी कहा जाता है, हाँ, कालिदास, वो इसी युग में हुए। दरबार और धनी वर्ग कलाओं के संरक्षक थे, जिससे उनमें अविश्वसनीय परिष्कार आया। एक बहुत ही विकसित दरबारी संस्कृति नजर आती है। और विज्ञान और गणित के क्षेत्र में यहाँ तो कुछ बहुत बड़ा हुआ था ना? हाँ, यहाँ तो क्रांतिकारी विकास हुए। स्रोत भले ही संक्षेप में जिक्र करता है, लेकिन इसी युग में भारतीय गणितज्ञों ने शून्य, जीरो की अवधारणा और दशमलव प्रणाली, डेसिमल सिस्टम का विकास किया। शून्य और दशमलव? हाँ, सोचिए, हमारी आज की पूरी आधुनिक संख्या प्रणाली इन्हीं भारतीय खोजों पर आधारित है। ये तो सच में अद्भुत है। वैश्विक योगदान। और क्या उपलब्धियां थीं? खगोल विज्ञान, चिकित्सा? खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। गुप्तकालीन खगोलविदों ने सौर वर्ष की अवधि की काफी सटीक गणना की और ये समझा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। अरे वाह! चिकित्सा, मेडिसिन के क्षेत्र में भी विकास हुआ। शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का वर्णन करने वाले ग्रंथ लिखे गए। तो ये सिर्फ राजनीतिक स्थिरता का दौर नहीं था, बल्कि बौद्धिक और कलात्मक रचनात्मकता का एक वास्तविक विस्फोट था। बिल्कुल, गुप्त शासकों ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां ज्ञान और कला फल फूल सकें। इसीलिए इसे सिर्फ राजनीतिक शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक योगदानों की गुणवत्ता और उनके स्थायी प्रभाव के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। ये दिखाता है कि जब राजनीतिक स्थिरता और बौद्धिक जिज्ञासा मिलती है तो क्या कमाल हो सकता है। सही बात है। हमने वाकई एक लंबा सफर तय किया है आज मौर्य साम्राज्य के उदय से लेकर गुप्तों के स्वर्ण युग तक। चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य की कठोर, यथार्थवादी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था से शुरू करके, हाँ, फिर अशोक का वो अविश्वसनीय परिवर्तन, बौद्ध धर्म से प्रेरित कल्याणकारी राज्य और शिलालेखों के माध्यम से उनके संदेश तक। उसके बाद विखंडन और सांस्कृतिक मिश्रण का वो दौर। और फिर गुप्तों का उदय, चंद्रगुप्त प्रथम की कूटनीति, समुद्रगुप्त का विस्तार और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कला और विज्ञान का वो शानदार स्वर्ण युग। ये चर्चा वास्तव में एक साम्राज्य बनाने और उसे बनाए रखने के 2 अलग-अलग मॉडल्स को उजागर करती है ना? हाँ, बिल्कुल। एक तरफ मौर्य मॉडल, तीव्र केंद्रीकरण, निगरानी, सैन्य शक्ति पर आधारित, जो शुरू में प्रभावी रहा, लेकिन शायद नाजुक भी था, जैसा कि अशोक के बाद उसके पतन से पता चलता है। और दूसरी तरफ गुप्त मॉडल, जिसने सैन्य शक्ति का इस्तेमाल तो किया, लेकिन साथ ही कूटनीति, गठबंधनों और सबसे महत्वपूर्ण एक समृद्ध, एकीकृत संस्कृति और बौद्धिक जीवन को बढ़ावा देने पर ज्यादा निर्भर रहा, जिसने स्थिरता के साथ साथ अपार प्रतिष्ठा भी दिलाई। शासन कला के बारे में सोचते हुए यहाँ आज के लिए भी सबक हैं। ये शाश्वत तनाव, शक्ति बनाम सिद्धांत, पावर वर्सेस प्रिंसिपल, कौटिल्य का यथार्थवाद बनाम अशोक का नैतिक ढांचा। अशोक ने इन्हें मिलाने की कोशिश की। हाँ,
गुप्तों ने एक अलग तरह का संतुलन पाया, शायद राजनीतिक शक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक शक्ति पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करके। दोनों ने महानता हासिल की, लेकिन उनकी विरासत काफी अलग महसूस होती है। तो दोस्तों, यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर आप सोच सकते हैं। इन दोनों साम्राज्यों में से कौन ज्यादा लचीला, रिजिलिएंट साबित हुआ? किसकी विरासत ज्यादा स्थायी, इंडोरिंग रही? जिसकी राजनीतिक और सैन्य संरचना बहुत प्रभावशाली थी, लेकिन अपेक्षाकृत जल्दी बिखर गई? या फिर गुप्त साम्राज्य? राजनीतिक रूप से वो भी अंततः कमजोर हुआ, लेकिन उसके स्वर्ण युग की वैज्ञानिक, गणितीय और सांस्कृतिक उपलब्धियों ने शून्य, दशमलव प्रणाली, कालिदास के नाटक न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को मौलिक रूप से प्रभावित किया, और आज भी उनकी गूंज सुनाई देती है। शायद सच्ची ताकत और स्थायित्व सिर्फ राजनीतिक नियंत्रण में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवंतता में भी निहित है। आप क्या सोचते हैं? आपकी नज़र में किसकी विरासत ज्यादा स्थायी है, मौर्य या गुप्त? नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। हाँ, और हो सके तो गुप्त काल की उन विशिष्ट उपलब्धियों जैसे गणित या साहित्य के बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश करें। आपको शायद लगे कि वो विरासत आपकी सोच से भी ज्यादा गहरी है। और हाँ, अगर आपको ये चर्चा ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.